हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ पर भी माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन की गई है कि किस तरीके से माइक्रोब्स बायोगैस प्रोडक्शन में मददगार होते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में एक बड़ी खास बात करी गई है कि डिफरेंट माइक्रोब्स, विभिन्न प्रकार के जीवाणु जब भोजन के रूप में अलग अलग पदार्थों को ग्रहण करते हैं तब वो अलग अलग प्रकार की गैस का उत्पादन करते हैं। जैसे ईस्ट की बात की जाए, ईस्ट जब फर्मेंटेशन करता है तो उस दौरान माल्टोज या स्टार्च युक्त पदार्थ में वो किण्वन की प्रक्रिया दर्शाता है और इससे CO2 का प्रोडक्शन होता है। तो ईस्ट ने यहाँ पर स्टार्च का उपयोग किया और ईस्ट का वो CO2 का उत्पादन किया। लेकिन मीथेन जो बैक्टीरिया हैं या मीथेनोजेंस बैक्टीरिया हैं जो कि एनारोबिक हैं, सैप्रोफाइट हैं, मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये जब सेलुलोज युक्त आहार को उपयोग करते हैं या सेलुलोज युक्त मृत पदार्थों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, तब इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मीथेन का प्रोडक्शन होता है। CH4 मैक्सिमम बनती है, CO2 भी बनती है नो डाउट। तो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस बनता है, CH4 बनता है, CO2 बनता है, H2 बनता है, H2S बनता है और इस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मिक्सचर ऑफ गैस बनता है जिसे हम बायोगैस कहते हैं। अब बात आती ये है कि इसमें बैक्टीरिया गोबर में आते कहाँ से? तो गोबर में बैक्टीरिया आने का जो एक सोर्स बताया जाता है अकॉर्डिंग टू NCERT वो ये कि जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, मीन्स रूमिनेंट स्टमक युक्त जो जानवर हैं जिसमें गाय भैंस को सम्मिलित किया जाता है, इनके रूमिनेंट स्टमक में खास रीजन होता है, जोन होता है, क्षेत्र होता है जिसे रूमेन रीजन कहते हैं। ठीक है, इस रूमेन रीजन में ये गाय और भैंस टेम्परेरी बेसिस पर चारा यानी कि सेलुलोज युक्त आहार को एकत्रित करते हैं। यहाँ पर अवायवीय परिस्थितियों में ये बैक्टीरिया इस सेलुलोज का आंशिक रूप से पाचन करते हैं और बाद में फिर ये भोजन मुख्य आंत में जाता है और वहाँ इसमें पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कहा जाता है कि इसी रूमेन रीजन से ही ये बैक्टीरिया सेलुलोज के साथ में गोबर के रूप में उत्सर्जित होता है। जब ये गोबर गैस प्लांट में डाला जाता है या बायोगैस प्लांट में डाला जाता है तो फिर ये बैक्टीरिया उस गोबर के साथ में, स्लरी के साथ में एक घोल के रूप में ये उस प्लांट में पहुंच जाते हैं और वहाँ जो सेलुलोज है, क्योंकि जानवर भी सेलुलोज का 100% डाइजेशन नहीं कर पाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में ये सेलुलोज को अब ये बैक्टीरिया और डाइजेस्ट करते हैं। वहाँ पर एनारोबिक कंडीशन में फिर इनसे बायोगैस बनती है जिसमें मीथेन ज़्यादा मात्रा में होती है, CO2 प्रोडक्शन होता है, H2 और H2S भी प्रोड्यूस होती है। तो इसे हम बायोगैस कहते हैं। ठीक है, तो इसका बाकायदा एक प्लांट है जो ज़मीन के अंदर बनाया जाता है, कंक्रीट का बना होता है। इसकी जो फीट है, मतलब डेप्थ है, वो 10 से 15 फीट मानी जाती है। एयर टाइट, इसे कंक्रीट यानी कि बालू, पत्थर, रेत, सीमेंट इससे बनाया जाता है। इसमें एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। जितना गोबर एक साइड से डाला जाता है उतना ही गोबर एक साइड से निकल जाता है। इसीलिए प्लांट में गोबर की मात्रा फिक्स रहती है। हर रोज़ लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में गोबर ऐड किया जाता है और उतना ही मात्रा में वो आउटलेट में पहुंच जाता है। आउटलेट से हम उसे बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद में
इसे खाद के रूप में खेतों में उपयोग किया जा सकता है। ठीक, तो ज़्यादातर ये जो बायोगैस प्लांट हैं ये किसान यानी कि ग्रामीण अंचल में किसान भाई इसे बनाते हैं। शहरी क्षेत्रों में इसका उपयोग नॉर्मली नहीं होता है क्योंकि गोबर की उपलब्धता नहीं है। गोबर की उपलब्धता भी है तो दुर्गंध आती है, और दूसरा इसका जो एक्सक्रीटा है उसका डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है शहरों में। लेकिन ग्रामीण अंचलों में तो बाकायदा इसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में हो सकता है। तो ग्रामीण अंचलों के लिए ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है तो ये चीज़, तो हम इन्हीं पर आधारित ये सारा सेगमेंट स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर? तो ये चीज़ बायोगैस, ठीक है जी। बायोगैस संयंत्र को संयंत्र की तकनीक का विकास IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के संयुक्त प्रयास द्वारा किया गया द्वारा हुआ क्या हुआ विकास। ठीक है अब इसका प्लांट एक बार समझ लेते हैं, है ना। तो प्लांट ये है, ये बायोगैस संयंत्र प्लांट, ठीक है जी। इसकी जो डेप्थ है वो आपकी हो जाएगी, ये जमीन में हिस्सा है, ठीक है। और ये जो है ये आउटलेट टैंक है। आउटलेट टैंक में गोबर का इजेक्शन होता है और गोबर इस हिस्से में पहुंचता है। और एक होता है इनलेट टैंक। इनलेट जो टैंक होता है उससे गोबर इस हिस्से में पहुंचाया जाता है। क्लियर?
यहाँ पर बताया जाता है कि 2 चैम्बर बनाए जाते हैं। 2 चैम्बर बनाने के पीछे वजह ये है कि ये इमीडिएटली रॉ मटेरियल है, ये इस चैम्बर में आता है और बाद में फिर ये यहाँ से होता हुआ इस एरिया में, क्योंकि जो हल्का होता है, जो डाइजेस्ट हो जाता है, वो गोबर स्लरी के रूप में अपर डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। क्लियर? तो ये बाकायदा एक सर्कल में बना हुआ टैंक है। ओके, अब इसमें एक डॉम होता है, ठीक है, ऐसे। ये डॉम अपवर्ड डायरेक्शन में और लोअर डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ऐसे ये भी एक इन्वर्टेड डॉम है, ऐसे। और ये ऊपर और नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। इसमें ये पाइप है, ऐसे, और इसमें गैसेस की फिलिंग होती है। तो यहाँ पर आपका CH4 है, CO2 है, H2S है। इसे कहते हैं गोबर गैस या बायोगैस। दिस इज कॉल्ड बायोगैस, ठीक है। और ये है एक डॉम। क्या है ये डॉम है ना। यहाँ से ये गैस इस डायरेक्शन में मूव होती है। यूज इन किचन और लाइटनिंग। तो ये तो हो गया इनलेट। क्या हो गया? इनलेट टैंक। यहाँ पर गोबर ऐड किया जाता है, गोबर प्लस वाटर, ठीक है, मतलब स्लरी के फॉर्म में इसमें डाल देते हैं। और यहाँ से ये गोबर आउटलेट टैंक है ये, यहाँ से गोबर को बाहर इजेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और ये जो टैंक है, इस टैंक की जो लंबाई है वो है लगभग तो बायोगैस प्लांट है या बायोगैस टैंक है? बायोगैस टैंक, ठीक है, अंडरग्राउंड होता है और इसकी डेप्थ 10 से 15 फीट तक होती है, ऐसे, ठीक है। 10 से 15 फीट कंक्रीट का बना हुआ ये टैंक है और इसमें भरा होता है स्लरी। क्या होता है ये? इसे हम कहते हैं स्लरी, मतलब एक स्लरी है ना, ये मतलब गोबर से बना हुआ तरल पदार्थ है। और ये आउटलेट यहाँ से बाहर चला जाएगा, यहाँ से ये अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक, ऐसे। यहाँ से ये अंदर आएगा और यहाँ से ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जमीन में बना हुआ एक्चुअली एक टैंक है, ग्राउंड लेवल पर, ऐसे, इस तरीके से। क्लियर? ये तो अल्टीमेटली ये इस तरीके का टैंक है और ये जमीन के अंदर प्रेजेंस होता है, तो इसे कहते हैं बायोगैस प्लांट। क्लियर? अब समझते हैं क्या विभिन्न सूक्ष्म जीव
विभिन्न सूक्ष्म जीव जब अलग अलग पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तब अलग अलग प्रकार की गैसों का उत्पादन करते हैं। गैसों का उत्पादन करते हैं। गैसों का उत्पादन करते हैं। क्लियर? जैसे ईस्ट किण्वन द्वारा CO2 का उत्पादन करता है। लेकिन मीथेन जीवाणु या मीथेनोजन्स है ना। मीथेनोजन्स में आता है आपका मिथेनोकोकस, मिथेनोबैसिलस, है ना। मीथेनोजन्स, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैसिलस। अवायवीय कैसे हैं ये? अवायवीय मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स हैं। ठीक है, अवायवीय मृतोपजीवी जीवाणु हैं जो सेल्यूलोज युक्त पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं तथा मीथेन का उत्पादन करते हैं। ज्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं। क्लियर? हालांकि मिक्सचर ऑफ गैसेस का ये प्रोडक्शन करते हैं। मीथेन बैक्टीरिया आपने आर्की बैक्टीरिया के दौरान भी पढ़े हैं। कहा जाता है कि ये
जानवरों के रुमेन भाग में दलदली भूमि में पाए जाते हैं, जहाँ पर कि घास बहुतायत में उगती है, सड़ती है, गलती है, तो वहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो कह सकते हैं यह जीवाणु घास युक्त दलदली भूमि तथा जुगाली करने वाले जंतुओं के अमाशय के रुमेन भाग में होते क्लियर, में होते। ये तो आपको बनाना चाहिए, लिखना चाहिए, है ना, नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। ये अब कुछ और इसको समझेंगे। रूमिनेंट स्टमक युक्त जंतुओं जैसे गाय, भैंस आदि जंतुओं के रुमेन भाग में यह जीवाणु सेलुलोज का आंशिक पाचन संपन्न कराता है। ठीक है। गोबर के साथ यह जीवाणु भी जंतुओं से बाहर आते हैं।
जब गोबर को बायोगैस संयंत्र में बायोगैस संयंत्र में डाला जाता है तब यह जीवाणु संयंत्र में पहुंचकर गैसों का मिश्रण उत्पन्न करते हैं। गैसों का मिश्रण उत्पन्न करते हैं। गैसों का मिश्रण उत्पन्न करते हैं जैसे CH4 CH4 CO2 H2 H2S। इन्हें बायोगैस कहा जाता है। ठीक, इन्हीं को बायोगैस कहते हैं। अब इन्हें कहाँ ले जाओगे? ये जो बायोगैस है, इन गैसेस को अपन अब यूजेबल पॉइंट्स पर ले जाएंगे। वो किचन हो सकता है, वो कोई इंडस्ट्री हो सकती है, वो कोई संयंत्र हो सकता है जिसे हमें गैस के जरिए चलाना है। ठीक है, ऐसे। इस संयंत्र की क्या खास बात है? उत्पन्न बायोगैस को बायोगैस का उपयोग जलाने तथा बर्नर के उपयोग द्वारा प्रकाश के रूप में उपयोग करते हैं। रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, ऐसे। अब ये प्लांट क्या है? संयंत्र 10 से 15 फीट गहरा कंक्रीट से बना कंक्रीट युक्त भूमिगत होता है।
भूमिगत होता है। इसमें इनलेट टैंक से अर्धठोस गोबर अर्धठोस गोबर डालते हैं तथा अपघटित गोबर अवशेष आउटलेट टैंक से बाहर निकलता है। ठीक ऐसे निकलता है। डोम भाग का ऊपर की ओर स्थानांतरण ऊपर की ओर जाए। गैस निर्माण को दर्शाता है। गैस निर्माण को दर्शाता है। जबकि नीचे की ओर आना गैस की कमी को दर्शाता है। ठीक है, मैंने सारे पहलुओं पर बात की है। ओके, और इजी वे में आपके लिए ये नोट्स भी हैं, डायग्राम भी है। डायग्राम चाहो तो एनसीईआरटी से बना लो। क्लियर? ये तो ये बातें आप तक पहुंचाई जा चुकी हैं। क्लियर? ऐसे अब इसके आगे हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जैव उर्वरक, तो ये भी है इसी सेगमेंट में। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्व रखता है, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूज ऑफ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग इज
the use of microbes as biofertilizers. As biofertilizers या जैव उर्वरक के रूप में उपयोग। ठीक है, तो इसकी कहानी क्या है जरा समझने की जरूरत है, इसकी स्टोरी समझ में आना जरूरी है। एक्चुअली याद करो ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति में ये संकल्प लिया गया था कि कुछ भी हो जाए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न प्रदान करना। तो इसके लिए ओबियसली एरीगेशन मैनेजमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, संकरित अर्धवमन फसलें, सेमी ड्वार्फ हाइब्रिड स्पीसीज, इन सब चीज़ों का उपयोग किया गया है। और ख़ास तौर से याद हो हरित क्रांति का जो प्रारंभ किया गया था वो ख़ास तौर से 3 स्टेट को प्राइमरी बेसिस पर सेलेक्ट किया गया था। एक तो यूपी, दूसरा आपका पंजाब और हरियाणा। ये 3 स्टेट को सेलेक्ट करने के पीछे वजह ये थी कि यहाँ पानी की उपलब्धता पर्याप्त। तो कहने का मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स हुए, पेस्टिसाइड यूज हुए। अब इसका अब हमें ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1960 से ये काम चल रहा था और इससे हमें प्रोडक्शन भी अच्छा खासा मिला। लेकिन इंटरेस्टिंग अब स्टोरी ये है कि इनकी अब दुष्परिणाम डे बाय डे सामने आ रहे हैं। नंबर 1 प्रदूषण बढ़ रहा है। नंबर 2 जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो डे बाय डे रिड्यूस हो रही है। मतलब जो कृषि योग्य भूमि थे वो बंजर भूमि में बदल रहे। तो अब हमारे पास जो बेहतर विकल्प है या हमारी मजबूरी है कि हमें एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आना होगा, जैविक खेती की ओर आना होगा। जैविक खेती सस्टेनेबल है, जीरो वेस्टफुल है और मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, घटाती नहीं। मृदा को बंजर भूमि नहीं बनाती। तो इसके लिए क्या है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पर बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करें। अब बायो फर्टिलाइजर्स के नाम पर एनसीईआरटी ने इस हिस्से में हमें 3 माइक्रोब्स की स्टडी करी है। चूँकि यहाँ माइक्रोब्स की बात हो रही है, यूज ऑफ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो इसमें है साइनोबैक्टीरिया, इसमें है बैक्टीरिया और इसमें है माइकोराइजा। ठीक है, तो इसमें 3 की स्टडी खास तौर से कराई गई। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन जो एनसीईआरटी का है वो ये सही है कि हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज किया। आपको डीडीटी का एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूँ। कई पेस्टिसाइड आज की डेट में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं सिर्फ इस वजह से कि ये पॉल्यूशन बढ़ाता है और हमारे पेस्टिसाइड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इंसानों के शरीर पर, जानवरों के शरीर पर, हमारी इकोलॉजी में अदर एनिमल्स के ऊपर भी एडवर्स इम्पैक्ट डालते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ये है। तो हमें इसका इंट्रोडक्शन समझना है और फिर हमें इसकी स्टडी करनी है। क्लियर? हरित क्रांति द्वारा रासायनिक खाद
दवाइयों मेडिसिन का उपयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया। इनका उपयोग न केवल मृदा की उर्वरा शक्ति कम करता है, बल्कि प्रदूषण भी बढ़ाता है। अतः रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक या जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग परिवर्तित होना समय की आवश्यकता है। समय की आवश्यकता है। ठीक है। ये अब जैविक खेती में प्रमुख रूप से तीन प्रकार के सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं।
जैसे साइनोबैक्टीरिया, बीजीए, इसी को कहते हैं नील हरित शैवाल। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। नंबर 3 माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो ये 3 जैव उर्वरक के रूप में कंसिडर किए गए हैं, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया एंड माइकोराइजा। क्लियर? तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जलीय सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव हैं। इसमें नॉस्टॉक, एनाबीना, तथा ऑसिलेटोरिया विशेष रूप से ट्राइकोम में स्थित हेटेरोसिस्ट की सहायता से वायुमंडलीय N2 को विभिन्न उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, परिवर्तित करते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो हेटेरोसिस्ट है, खासतौर से ये हेटेरोसिस्ट एक्चुअली क्या करता है, इसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है और नाइट्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में
ये एक्चुअली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनेज की मदद से नाइट्रेट आदि में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं ना। वो नाइट्रोजन यौगिक क्या हो सकते हैं, वो अमोनिया है, वो नाइट्रेट है, एटसेट्रा, है ना। विभिन्न उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, जैसे अमोनिया, नाइट्रेट आदि। ठीक, यहाँ कहा गया है नॉस्टॉक तथा एनाबीना धान के खेतों में कि जल में उपस्थित रहकर धान की उत्पादकता बढ़ाते हैं। क्लियर। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का भी ये काम करते हैं। अब ये थोड़ा हेटेरोसिस्ट के बारे में आपको मैं फाइनली बता देता हूँ कि ये सब क्या है। ठीक है, तो कैसे एक्चुअली ये आप समझ लें कि नॉस्टॉक एनाबीना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसमें प्रेजेंस रहता है ये हेटेरोसिस्ट, इसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। और इसकी आउटर सरफेस पर ऐसे हमें मिलती है म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये नॉस्टॉक है, कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं। डाइवर्सिटी में इसकी काफ़ी एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मिलती है। तो कह सकते हैं फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक। क्लियर। और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। दिस इज कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। अब ये हेटेरोसिस्ट को ओवरऑल एक बार देख सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। ऐसे इसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ऐसे लाइक दिस, ओके। और यहाँ पर इसमें नाइट्रोजनेज प्रेजेंस होता है। दिस इज नोड्यूल, पोलर नोड्यूल बोलते हैं, एंड दे आर कॉल्ड नाइट्रोजनेज, and this is heterocyst.
तो ये जो नाइट्रोजनेज आप देख रहे हो ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड को, ठीक है। बाकी बहुत सारी डिटेल हम ऑलरेडी साइनोबैक्टीरिया में इसकी पढ़ते हैं, 11th में हम लोग पढ़ चुके होते हैं, क्लियर। तो ये एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक साइंटिस्ट हुए HD कुमार, उनके अनुसार ये था कि एल्गी बंजर भूमि को भी उपजाऊ भूमि में बदल सकता है, क्लियर। और एक और चीज़, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये ह्यूमस, क्योंकि जल्दी से ग्रोथ करते हैं तो जल्दी से इनकी डेथ भी होती है, तो ये ह्यूमस कंटेंट भी सॉइल में बढ़ाते हैं। कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया मृदा में ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ाते हैं, जिससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, क्लियर। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।